हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 26 जुलाई। आज के वीडियो में हम लोग भारत और विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, कार्बी मिकिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? इनका निवास स्थान अरुणाचल प्रदेश का कार्बी एंगलोंग जिला है। यह एक जनजाति है। देखिए, कार्बी या मिकिर जनजाति जो है इसका निवास स्थान असम के पहाड़ी इलाके हैं, यानी ये असम के पहाड़ी इलाकों में इसका निवास स्थान है। तो ये एक जनजाति है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। पहला वाला कथन यहाँ पर गलत है। देखिए, कार्बी एंगलोंग जो है ये असम का जिला है, ना कि अरुणाचल प्रदेश का। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी असम के कार्बी एंगलोंग जिले में इस जनजाति का सघन वास है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पहले का बी वाला, केवल सेकंड। दूसरा प्रश्न है आपका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संबंध में कौन एक कथन असत्य है? यह पूर्णतया विषुववृत्त के दक्षिण में स्थित है। इसके दक्षिण में कारपेंट्रिया की खाड़ी अवस्थित है। इसका मध्यवर्ती भाग निम्न भूमि प्रदेश कहलाता है। आयर झील यहां अवस्थित है। देखिए, इसके लिए हम लोग मैप पर चलेंगे और मैप पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अवस्थिति को हम जानेंगे। आपके सामने यहां पर गूगल मैप दिया हुआ है और गूगल मैप में अगर हम लोग भारत से ऑस्ट्रेलिया की अवस्थिति को देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है भारत के दक्षिण पूर्व में पड़ता है, यानी भारत के साइड में दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलिया पड़ रहा है। और ऊपर पृथ्वी के बीचों बीच में से जो रेखा जा रही है उसको विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर लाइन या फिर इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो जैसा कि पहले वाले कथन में लिखा गया है कि ये जो महाद्वीप है ये विषुवत रेखा के बिल्कुल दक्षिण में पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये कथन, पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। सेकंड वाले कथन में कहा गया है कि कारपेंट्रिया की जो खाड़ी है वो इसके दक्षिण में अवस्थित है। अब देखिए, इसके दक्षिण में जो खाड़ी है वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। वहीं इसके उत्तर में जो खाड़ी है उसका नाम है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, अर्थात कारपेंट्रिया की खाड़ी जो है इसके दक्षिण में नहीं है बल्कि इसके उत्तर में है। वहीं तीसरे वाले कथन में कहा गया है कि इसका जो मध्य वाला भाग है ये निम्न भूमि का प्रदेश है, अर्थात ये निम्न भूमि वाला प्रदेश है। तो यहां पर तीसरा वाला कथन भी आपका सही है। आयर झील जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। तो देखिए, आपका जो गलत वाला आंसर है तो ये बी वाला आंसर है, यानी कि इसके दक्षिण में कारपेंट्रिया की खाड़ी नहीं है बल्कि इसके उत्तर में पड़ती है ये खाड़ी, यानी कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में अवस्थित है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सेकंड का बी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। पठार दिया हुआ है और इनकी स्थिति दी हुई है कि कौन सा पठार कहां पर है। अबिसिनिया, इथियोपिया, पोटावर, अफगानिस्तान, तसली, अल्जीरिया, बाई, अंगोला। देखिए, यहां पर जो पोटावर का पठार है ये अफगानिस्तान में नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है बी वाला। बाद बाकी आपके तीनों ही युग्म सही हैं। अबिसिनिया जो है इथियोपिया में है, तसली जो है अल्जीरिया में पड़ता है, बाई जो है अंगोला में पड़ता है। वहीं पोटावर का पठार जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है, ना कि अफगानिस्तान में। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का बी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना 3 राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। निम्न में से कौन सा राज्य इसमें भागीदार नहीं है, ये आपको बताना है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश। देखिए, भाखड़ा नागल बांध बहुउद्देशीय परियोजना, इसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ये तीनों का संयुक्त उपक्रम है। इसमें मध्य प्रदेश शामिल नहीं है। तो आपका सही आंसर है चौथे का डी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, सूरमा घाटी और मेघना घाटी स्थित हैं छोटा नागपुर का पठार में, मालवा के पठार में, मेघालय के पठार में, अरावली पहाड़ियों में। देखिए, मेघालय के पठार के दक्षिणी मंद ढाल के भाग में सूरमा घाटी और मेघना घाटी स्थित है। यानी यहां पर आपका सही आंसर है पांचवें का सी वाला, यानी मेघना और सूरमा जो घाटी है ये मेघालय के पठार के दक्षिणी मंद ढाल वाले भाग में घाटी है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पांचवें का सी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में ऋतुएं हैं और सूची 2 में भारतीय माह हैं। तो सबसे पहले है आपकी वसंत ऋतु। तो देखिए,
वसंत ऋतु जो है ये चैत्र वैशाख के महीने में होती है। अगर हम अंग्रेजी की बात करें, यानी अंग्रेजी के ये मार्च अप्रैल के महीने में आपकी जो है वसंत ऋतु होती है, मार्च अप्रैल के महीने में होती है। अगली ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो है ज्येष्ठ आषाढ़ के महीने में होती है। यानी अंग्रेजी के महीने की अगर हम बात करें तो मई और जून के महीने में, यानी कि मई और जून का जो महीना है तो इसमें ग्रीष्म ऋतु होती है। अगली है आपकी शरद ऋतु। तो शरद ऋतु जो है ये आश्विन और कार्तिक, तो आश्विन और कार्तिक का जो भारतीय माह है इसमें शरद ऋतु होती है। यानी कि यहाँ पर अंग्रेजी के महीने की बात करें तो अंग्रेजी का जो सितंबर अक्टूबर का महीना है तो उसमें आपकी ये वाली ऋतु होती है, यानी शरद ऋतु होती है। अगली ऋतु है आपकी यहाँ पर हेमंत ऋतु। तो हेमंत ऋतु जो है ये माघ शीष और पौष में होती है, यानी ये नवंबर और दिसंबर के महीने में होती है। यानी अंग्रेजी के नवंबर और दिसंबर के महीने में ये ऋतु होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी गई हैं। हालांकि जो 6 ऋतुओं का वर्गीकरण है ये केवल उत्तर भारत तक ही सीमित है। दक्षिण भारत में कोई भी स्पष्ट रूप से ऋतु नहीं पाई जाती है, तो दक्षिण भारत में 6 ऋतुओं वाला जो वर्गीकरण है ये फेल हो जाता है। ये जो ऋतुओं का वर्गीकरण है केवल उत्तर भारत तक ही सीमित है। तो उत्तर भारत में 6 ऋतुएं हैं, यहाँ पर 4 आपने देख ली हैं। देखिए वसंत है, वसंत के बाद ग्रीष्म आ जाती है, ग्रीष्म के बाद आपकी वर्षा ऋतु आती है। और वर्षा ऋतु वाला जो हिंदी का महीना होता है उसको श्रावण और भाद्रपद बोला जाता है। यानी कि श्रावण भादों आपने सुना होगा शब्द, श्रावण भादों, तो वही महीना जो होता है इसको वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। अगली आपकी एक है शिशिर ऋतु। तो शिशिर ऋतु जो है ये हेमंत के बाद में आती है। हेमंत के बाद में जो आपकी 6वीं ऋतु आती है भारतीय, इसको शिशिर बोलते हैं। तो शिशिर ऋतु जो है इसका महीना होता है माघ या फाल्गुन, यानी हिंदी का महीना इसका होता है माघ या फाल्गुन महीना, यानी होली वाला जो महीना होता है वही महीना इसका होता है, माघ या फाल्गुन महीना। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 6वें का बी वाला, यानी ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो आंसर होगा 6वें का बी। 7वां प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में बहुत जैसी परियोजना है, सूची 2 में संबंधित राज्य हैं। तिलैया परियोजना, ठीक है, तिलैया परियोजना जो है ये झारखंड में है, यानी ये झारखंड में दामोदर नदी पर स्थित है। मैं नदी का नाम भी लिख दे रहा हूं, कौन सी नदी है, दामोदर नदी पर यह स्थित है। अगली आपकी जो परियोजना है नर्मदा सागर परियोजना। तो नर्मदा सागर परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर यह स्थित है परियोजना। अगली है आपकी बेताली परियोजना। देखिए बेताली परियोजना राजस्थान में बेताली नदी पर है, यानी इसकी नदी का नाम है बेताली और उसी नदी पर यह परियोजना है, बेताली नदी पर है। अगली परियोजना है आपकी भिवपुरी जल विद्युत परियोजना। तो देखिए भिवपुरी जल विद्युत परियोजना जो है ये महाराष्ट्र में है और नदी का नाम है आंध्र नदी, यानी यहां पर नदी का जो नाम है वो है आंध्रा नदी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा। तो आंसर होगा 7वें का डी वाला। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। नालको एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिना तथा एल्यूमिनियम का एकीकृत कारखाना है। देखिए नालको का मतलब है नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी, इसको शॉर्ट में नालको कहा जाता है। देखिए भारत में अगर अभ्रक की बात करें तो भारत विश्व में कुल अभ्रक उत्पादन का 60% उत्पादन करता है। विश्व में जितना भी अभ्रक का उत्पादन होता है उसका 60% भारत में किया जाता है। और भारत में अभ्रक का भंडार लगभग 95% भंडार जो है हमारे 3 राज्यों, इसमें झारखंड आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, इसके अलावा इसमें राजस्थान आ जाता है। तो इन 3 राज्यों में 95% भंडार पाया जाता है। अगर हम यहाँ पे उत्पादन की दृष्टि से देखें तो उत्पादन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, यानी आंध्रा जो है उत्पादन की दृष्टि से नंबर 1 पर है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन तो सही है। नालको की अगर हम बात करें तो नालको की फुल फॉर्म अभी मैंने बताई थी, नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी। तो इसकी स्थापना जो है 1981 में, यानी 1981 में इसकी स्थापना ओडिशा के दामनजोड़ी नामक स्थान पर की गई और इसकी स्थापना जो है फ्रांस के सहयोग से की गई थी। यानी इसकी स्थापना करने वाला जो देश है वो है फ्रांस, उसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पर की गई है, ओडिशा के दामनजोड़ी में। और ये
एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम कारखाना भी है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका एक और दो दोनों ही कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का सी, यानी एक तथा दो दोनों। 9वां प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको सबसे बड़ा बताना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सिक्किम, गोवा, नागालैंड, त्रिपुरा। देखिए वन बाई वन करके बात करते हैं। सबसे पहले सिक्किम की बात करते हैं। तो सिक्किम का जो क्षेत्रफल है 7096 वर्ग किलोमीटर है। 7096 जो है वर्ग किलोमीटर है। गोवा की बात करें तो गोवा का जो क्षेत्रफल है ये 3702 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का जो क्षेत्रफल है ये 16,579 वर्ग किलोमीटर है। त्रिपुरा के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिपुरा का क्षेत्रफल जो है 10,486 वर्ग किलोमीटर है। तो यहां पर आपका पहले सबसे बड़ा आएगा, यानी नागालैंड सबसे बड़ा है। उसके बाद फिर आपका त्रिपुरा है, यानी उससे छोटा त्रिपुरा है। उससे छोटा फिर आपका जो है सिक्किम है, और उससे छोटा जो है गोवा है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 9 का सी वाला, यानी 3, 4, 1, 2। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मंगल का प्राकृतिक उपग्रह है या है? डीमोस, यूरोपा, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। देखिए मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिनमें से एक का नाम डीमोस है और दूसरे का नाम जो है इसका नाम है फोबोस। एक डीमोस है और दूसरे का नाम है फोबोस। अगर हम डीमोस और फोबोस की बात करें तो फोमोस का अर्थ होता है डर और डीमोस का अर्थ होता है ग्रीक में डरावना। तो ये दो उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह जो है, ये मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। वहीं यूरोपा जो है ये बृहस्पति का उपग्रह है, जो आपका बृहस्पति ग्रह है ये उसका उपग्रह है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 10वें का ए वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।